जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि पात्रता का शॉर्ट नोटिस है वो कल जारी हो गया था और आज विस्तृत विज्ञापन भी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप सब काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और आज इस विस्तृत विज्ञापन के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है आपके लिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिलेबस है, योग्यताएं हैं और परीक्षा पैटर्न है और बाकी सारी चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। रीट कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, पिछले रीट में जो शामिल थे उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ इस विस्तृत विज्ञापन में आया, उन सारी संपूर्ण चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, कब तक कर सकते हैं, परीक्षाएं किस प्रकार से होगी, सारी संपूर्ण चीज़ों पे हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो है वो हेल्पफुल होने वाला है। और एक बार के लिए अपने चैनल को पिछले रीट के हिसाब से देख के देखना, जो भी नए अभ्यर्थी हैं पता चल जाएगा कि हम शुरू से लेकर के और लास्ट तक आप ज्वाइनिंग करोगे तब तक के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो आपको देते रहेंगे। फालतू की न्यूज़ें अपने चैनल पे नहीं मिलेगी। तो अब हम शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको नीचे पिन किया हुआ मिल जाएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण हमारा चैनल है वो आपकी तैयारी में रहेगा। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो पात्रता परीक्षा का आयोजन है वो कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है और यही आपको पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट देगा। इसका लेना देना अधीनस्थ बोर्ड से नहीं है। ठीक है, कल शॉर्ट नोटिस आया था, उनमें कुछ चीजें हैं वो दी हुई है, वो पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम बारी बारी से सारी चीजें हैं कर लेंगे। तो देखो, 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक को आपको आवेदन करना है। ठीक है, और उसके बाद में आपके प्रवेश पत्र की डेट दी है 19 फरवरी, मतलब 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक तो आपको आवेदन है वो करने हैं। ई मित्र पे जाके या खुद कर सकते हो आप। और 19 फरवरी से जो एडमिट कार्ड आपको शो होने शुरू हो जाएंगे, या मान के चलो 20 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बात ये आती है कि परीक्षाएं कब लगेगी। तो 27 दिसंबर को परीक्षा होनी है और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि अगर परीक्षार्थी ज़्यादा हो जाते हैं या परीक्षा केंद्र है वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम 1 तारीख और भी बढ़ा सकते हैं, 2 दिन भी परीक्षाएं हम करवा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो होता है वो निश्चित रूप से 1 दिन में करवा लेता है। इसमें बात ये आती है कि प्रथम पारी में किसका लगेगा और सेकंड पारी में किसका लगेगा। तो देखो, प्रथम पारी में लगता है बीएसटीसी वालों का। लेवल 1 के जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट पारी में है वो एग्जाम लगता है 10 बजे से 12:30 बजे तक। उसके बाद में जो लेवल 2 के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने बीएड कर रखी होती है उनका पेपर लगता है 3 से लेकर 5:30 बजे तक। ये तो इसकी बेसिक चीजें होगी। आवेदन करना है 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। 27 तारीख को परीक्षा लगनी है, 19 को एडमिट कार्ड आने हैं। 2 पारी लगेगी जिसमें पहली पारी में लगेगी बीएसटीसी की, सेकंड पारी में लगेगी बीएड वालों की। ठीक है, ये बात आ गई। 2.5 घंटे का पेपर लगेगा और इसमें आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, जो आपको मिलेगी 5वां ऑप्शन भरने के लिए। तो पेपर हो जाएगा 2.5 घंटे की बजाय 2.5 घंटे से 10 मिनट फालतू, वो भी आपके काम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है क्या रहेगी, इसमें आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखो, मैं सारी चीजों पे बता देता हूं। इसमें क्या है, एक तो आपका नाम डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इन सारी चीजों पे अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो पहले आप सही करवा लेना, क्योंकि 15 जनवरी तक आवेदन है। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है तो वो क्या करवा सकते हो, आप सही करवा सकते हो, खुद के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में। ठीक है, मोबाइल नंबर आपके पास रहता ही रहता है। ठीक है, तो इन चीज़ों में अगर कोई भी आपके किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो अभी से ही करवा लो, बाद में अपने दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में अपने को शपथ पत्र वगैरह देने पड़ते हैं, कोई जाति प्रमाण पत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी क्या कर लेना, बना के रख लो। बनाने के बाद में करवा देना आराम से। अपने को ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं, 1 महीना बहुत होता है। आराम से अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए या कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो आप 10 दिन रुक के आवेदन कर सकते हो, 15 दिन रुक के आवेदन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा महत्वपूर्ण इसमें क्या रहेगा, एक 10वीं की जो मार्कशीट है ना, 10वीं की, वो आपकी स्कैन होकर लगेगी, अपलोड होगी वो, क्योंकि वही आधार होता है जन्म तिथि का, नाम का, पिता का नाम का, माता का नाम का, तो वो महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा देखो, इसमें परीक्षा शुल्क भी आपसे लिया जाएगा। 550 रुपए लिया जाएंगे आपसे लेवल 1 के, 550 लेवल 2 के। और अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से अगर आवेदन करते हो, जैसे किसी ने बीएड भी कर रखी है, बीएसटीसी भी कर रखी, तो वो क्या करेगा, दोनों भरेगा तो केवल 750 रुपए लगेंगे।
क्योंकि बीएड वाला बीएसटीसी में जब भी पात्र होगा तब जब वो लेवल 1 की पात्रता भी क्या करे, पास करे, अन्यथा बाद में वो थर्ड ग्रेड के लिए कंसीडर नहीं किया जाता कि बीएड कर ली मैंने तो और लेवल 2 से पात्रता पास कर ली तो अब मैं थर्ड ग्रेड से और बीएसटीसी से भी मैं पेपर दे दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर लेवल 1 की पात्रता पास की है तो थर्ड ग्रेड की मेंस की जो परीक्षा लगेगी वो केवल L1 की दे पाएगा, L2 की नहीं दे पाएगा। और अगर उसने लेवल 2 की है केवल तो लेवल 2 की दे पाएगा, आगे L1 की परीक्षा वो नहीं दे पाएगा मेंस की। तो दोनों करनी उसके लिए जरूरी होती है, ये बात आ गई। ठीक है, उसके अलावा देखो इसमें कुछ चीजें हैं वो दी हुई है। मैंने 10वीं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र वो तो मैंने बता दिया कि वो आपको अपलोड करनी है। उसके अलावा इसमें कुछ चीजें हैं वो दी गई है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूं। नाम वगैरह के बारे में इनमें स्पष्ट लिखा है भाई कि जो भी अभ्यर्थी के नाम है, पिता के नाम है, फोटो है, हस्ताक्षर है, इन सारी चीजों पे आप जो भी कोई त्रुटियां हैं वो सही करवा सकते हो। इसके अलावा एक चीज और है, देखो आपकी जो फोटो है ना, जो फोटो लगेगी पासपोर्ट साइज फोटो, ये 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें यह बताया है कि अगर आपके चश्मा लग रहा है तो आप चश्मा लगा के ही आप क्या करें, फोटो लगाएं। और काला चश्मा अगर किसी के लगा हुआ है, काला चश्मा जो आजकल लगाते हैं, जो लेंस वाले चश्मा भी काला रखते हैं, तो वो मान्य है, वो नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा इनमें लिखा है कि अगर आप परीक्षा जो फॉर्म भरोगे उसमें अगर दाढ़ी वाली फोटो लगाते हो, जैसे बियर्ड रखते हैं लड़के, तो आपको परीक्षा हॉल में भी बियर्ड में आना पड़ेगा। और अगर आप क्लीन सेव में लगाते हो तो क्लीन सेव में आना पड़ेगा, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, 3 महीने पुराने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए और फोटो है वो अपडेटेड हो। बियर्ड रख रहे हो तो बियर्ड में फोटो खिंचा के लगवा दें, जिससे पहचान करने में कोई दिक्कत ना हो। और जो लड़कियां हैं उनके ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब उसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि एक अभ्यर्थी अगर एक से ज्यादा अगर फॉर्म भर देता है, ऐसा नहीं कि L1 का भर दिया, L2 का भर दिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन L1 के 2 फॉर्म अगर वो भर रहा है तो उसका क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा फॉर्म दोनों ही। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अपने लिए जानने वाली हैं इसकी योग्यताएं। क्या योग्यताएं, सबसे पहले हम जानेंगे बीएसटीसी की क्या योग्यताएं, L1 की योग्यताएं क्या, उसके बाद में हम L2 की जानेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी के पास में शेयर है वो जरूर कर देना। देखो बीएसटीसी वालों के लिए क्या जरूरी है, आपको पता है कि L1 के अंदर एक तो 2 कैटेगरी होती है, एक तो स्पेशल बीएसटीसी की हुई होती है और दूसरी जो सामान्य अपनी बीएसटीसी होती है वो की हुई होती है। तो दोनों इसमें क्या होती है, मान्य होती है। इसमें यह लिखा होता है कि आपके 50% अंक किसमें होने चाहिए, 12वीं क्लास में 50% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल जो बीएसटीसी होती है उसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया हुआ है देखो कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या जिस नाम से भी वो जाना जाता हो वो किया हुआ होना चाहिए, तो वो क्या होगा, मान्य होगा, 50% अंक। ठीक है, उसके अलावा देखो इसमें एक और दिया हुआ है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ क्या किया होना चाहिए, 12वीं किया हुआ होना चाहिए और उसका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में क्या होना चाहिए, द्विवर्षीय डिप्लोमा या जिस नाम से भी जाना जाता हो। और इसमें एक और पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार। अब इसमें और भी नियम है, आगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। आ जाते हैं, ये सारे नियम यही दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो 4 वर्ष वाला भी दिया हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में क्या किया होना चाहिए, BA किया होना चाहिए। ठीक है, BELED ये किया हुआ हो तो वो भी मान्य होगा। और उसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं की हुई होनी चाहिए और शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा जो होती है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो ये सारी इसमें चीजें दी हुई है। इसमें जो विशेष नियम है ना 2011 वाले और वगैरह, वो भी मैं आपको नीचे बताने वाला हूं, उसमें दिए हुए हैं, तो उसी आधार पर हम जान लेंगे। तो मोटी मोटी सीधी सी बात यह है, अगर आपने BSTC का रखा है नॉर्मल वाला तो आपके 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, और अगर आपने स्पेशल का रखा है तो आपको स्पेशल जो आपने BSTC हो गई आपकी और 12वीं के क्लास हो गई तो वो तो हो ही जाता है, तो ये दोनों होगी। उसके अलावा देखो अन्य राज्यों से जिन्होंने जहां पर भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो लगते हैं जो अपने BSTC के समान होते हैं, जैसे हरियाणा में JBT वगैरह होता है, तो इस प्रकार से अगर किसी ने कर रखा है तो वो भी क्या किया जाएगा, इसमें मान्य किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो बात आती है लेवल 2 की। तो लेवल 2 में आपको पता है कि 50% अंक है वो स्नातक में होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर 50% अंक और साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए या फिर आपकी क्या होनी चाहिए, स्पेशल BEd होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है, 4 वर्ष वाला सिस्टम जो चल रहा है, जिसमें क्या होना चाहिए आपको 50% अंक तो माध्यमिक शिक्षा में होना चाहिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा 12वीं में, और उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, 4 वर्षीय जो डिग्री होती है, जैसे किसी ने BSc BEd कर रखा है या BA BEd कर रखा है या किसी जो भी योग्यताएं हैं आगे वो अगर कर रखी है तो वो मान्य होगी। तो जो 4 वर्षीय जो लगती है ना आपकी BSc BEd वाला सीन, तो उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए 12वीं क्लास में। अन्यथा जिसने देखो सीधी पहले BEd
अलग से होती थी, ग्रेजुएशन हुई उसके बाद में 2 साल की बीएड होती थी या 1 साल की होती थी। तो उसमें तो क्या होना चाहिए, स्नातक में 50% अंक। लेकिन जो 4 साल वाला जो सिस्टम है ना, इसमें किस में होने चाहिए, 12वीं क्लास में 50% अंक। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई बीएड के बारे में बात। अब देखो बीएड जो 1 साल वाली बीएड थी ना 2011 से पहले की जो बात चल रही थी, तो उसमें थोड़े अलग नियम लागू होते हैं। 45% वाला नियम लागू होता है स्नातक में, क्योंकि उस टाइम ये नियम नहीं था कि 50% अंक और फिर बीएड किया हो। उस टाइम क्या होता था, बीएड है वो 1 साल की बीएड थी, 2011 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उस टाइम राजस्थान में उन्हीं शुरू हुई थी बीएड, और ज्यादातर जो भी अभ्यर्थी है उन्होंने बाहर से बीएड है वो किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ चीजें हैं वो जोड़ी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, इसके लिए इसमें कुछ नियम दिए हैं कि इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री या पाठ्यक्रम ही क्या होना चाहिए। जो शिक्षा शास्त्र की जो ये बार बार जिक्र कर रहे थे 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, तो उसमें इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त जो शिक्षा शास्त्र है डिप्लोमा डिग्री या पाठ्यक्रम, वही क्या किया जाएगा, इसमें मान्य किया जाएगा। जैसे शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा मतलब विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही इसमें क्या किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो इसमें दिया हुआ है कि जो व्यक्ति एनसीईटी या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक या परीक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं एनसीईटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 ठीक है एवं समय समय पर जारी वर्तमान वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम योग्यता रखते हैं तो रीट में बैठने के पात्र हैं। इसमें वो वाली योग्यता दी हुई है कि जो अभ्यर्थी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अगर एडमिशन ले लेता है, जैसे आपने बीएसटीसी में ले लिया, ठीक है, या बीएड में ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, रीट दे सकते हो। लेकिन आप 3rd ग्रेड दे पाओगे या नहीं दे पाओगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन है कि जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बच्चा एडमिशन ले लेता है तो वो पात्रता देने के लिए पात्र होगा और उसकी पात्रता मानी जाएगी। लेकिन अगर जैसे मेंस लग रही है, ये मान लो अगर आपने बीएसटीसी में अभी एडमिशन लिया तो आपकी तो फर्स्ट ईयर की एग्जाम लगेगी, फिर सेकंड ईयर की लगेगी, 2 साल लग जाएंगे आपको। लेकिन आप उस 2 साल में मेंस तो परीक्षा लग जाएगी 2 साल से पहले, तो तब तक आपकी ना डिग्री आएगी, ना रिजल्ट आएगा, ना डिप्लोमा तैयार होगा। तो आप 3rd ग्रेड के लिए तो आप कंसिडर नहीं करे जाओगे, लेकिन आपकी जो रीट जो पात्रता है ना ये मान्य है, वो की जाएगी। इसका आपको निश्चित रूप से डिप्लोमा दिया जाएगा, ये बात है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें दिया हुआ है, देखो वो पहले मैंने बीएड वाला और वो बताया था मैंने कि जो 50% अंक वाली जो सिस्टम है 2011 से पहले जिन्होंने किया उन पे ये चीजें लागू नहीं होती 50% वाले, क्योंकि ये नियम नहीं था। ठीक है, अब आ जाती है बारी सिलेबस की। जो अपना पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम किस प्रकार से है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक मतलब L1 का 2.5 घंटे का पेपर लगना है, 150 अंकों का पेपर इसमें दिया हुआ है, अधिकतम 150 अंक। तो सबसे पहले तो आएगा बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, जो कि आएंगी 30 नंबर की। बाल विकास और शिक्षण विद्या कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की। उसके बाद में आपको 2 भाषाओं का चुनाव करना है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज के में आप कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। आप जिस भाषा का चयन करोगे पेपर भी पूरा आपका उसी भाषा में आएगा, ये भी ध्यान कर लेना। जैसे अब ज्यादातर लोग हिंदी लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, लेकिन अगर कोई फर्स्ट लैंग्वेज रूप में इंग्लिश लेता संस्कृत लेता है तो पूरा पेपर किस में आएगा, संस्कृत में आएगा। ठीक है, और ये होंगे 30 नंबर के। साथ ही साथ में सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको सारी भाषाएं उपलब्ध होगी, आप लेते हो तो वो भी 30 नंबर का। तो पात्रता में ये 2 भाषा चुननी होती है, फर्स्ट और सेकंड, जो मर्जी आप ले सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही लेते हैं लोग और आपको हिंदी लेनी चाहिए क्योंकि मेंस में भी काम आती है। सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश बचता है फिर, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी तो संस्कृत और इंग्लिश, और बाकी पंजाबी है। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ साइड पंजाबी ले सकते हैं बच्चे, या कुछ जगह उर्दू ले सकते हैं, पर ज्यादातर क्या लेते हैं, संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं। तो ये हो गया, तो 90 नंबर का काम तो ये हो गया। 30 नंबर की आ जाएगी फिर गणित, और 30 ही नंबर की क्या जाएगी, ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो ये हो जाता है L1 का। तो अब उसके अलावा देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 और 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए तो उससे मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब आपने संस्कृत ले रखी है लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो सेकंड लैंग्वेज के इंग्लिश के, तो वो आपके मान्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यह भी बताया कि प्रश्नों का स्तर और प्रकृति किस प्रकार से रहेगी। इन्होंने बताया कि बाल विकास एवं शिक्षण विद्या है ना, वो प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे के पठन और पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी विशेष आवश्यकता,
उनकी अंतरक्रिया, अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न होंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे साइको के अंदर, वो कक्षा जो अपना हो जाए 6 साल का बच्चा हो जाता है और 11 साल का बच्चा है, तो इनके बीच का जो बच्चा होता है उसके लिए पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या आवश्यक है, ये इन सारी चीजों के बारे में पूछे जाएंगे। या उसकी जो मानसिक स्तर है उस स्तर के प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा भाषा 1 के अंदर आवेदन प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच है तो प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उसने आवेदन किया, और यही सेकेंड लैंग्वेज के अंदर है। उसके अलावा गणित और पर्यावरण अध्ययन के विषय प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता, विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, मतलब नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का होगा। तो सीधी सी बात है, कठिनाई का इसमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ बताया कि जो कठिनाई का स्तर होगा ना वो 10वीं पास का होगा। जो पश्चिम परिसर वाला पेपर आया था, या आप पीछे के रीट के पेपर दे सकते हो, मतलब ज्यादा हार्ड प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे प्रश्न केवल पूछे जाएंगे 10वीं स्तर के तक के प्रश्न। जैसे लेवल 1 के बच्चे हैं तो सीधी सी बात है, जो लेवल 1 का अध्यापक बनेगा वो पढ़ाएगा किसको, 5वीं तक पढ़ाएगा, तो उसको 12वीं लेवल तक के बच्चों से के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, केवल 10वीं तक का स्तर इसमें दिया जाएगा, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं पढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद में आ जाता है बीएड वालों के लिए, जो लेवल 2 के बच्चे हैं उनके बारे में। तो लेवल 2 के में भी 30 नंबर की क्या आती है, साइको आती है। ठीक है। उसके बाद में आपको भी एक भाषा का चयन करना पड़ता है, जो आपके भाषा आप लेना चाहते हो, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी। उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज का चुनाव करना पड़ेगा, और वो भी कितने नंबर की रहेगी, 30 नंबर की रहेगी। अब देखो इसमें यह आ जाता है कि जैसे एसएसटी वाले बच्चे हैं तो उनके तो सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा 60 अंकों का, गणित विज्ञान वाले भी बच्चे हैं तो 60 नंबर का उनसे ये पूछा जाएगा, या अन्य उनके कोई विषय है तो वो विषय पूछी जाएगी 60 नंबर की। तो 30 की तो साइको आ जाएगी, 30 की फर्स्ट लैंग्वेज, 30 की सेकंड लैंग्वेज, और 60 नंबर का आ जाएगा उसका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उसने स्नातक में या बीएड में जो सब्जेक्ट ले रखा है। अब उसके बाद भी देखो इसमें भी दे रखा है कठिनाई स्तर। तो कठिनाई स्तर जो लेवल 2 के जो बच्चे रहेंगे उनके कठिनाई का स्तर रहेगा 11 से 14 साल के बच्चों का। देखो L1 में तो रहता है 6 साल के बच्चों से लेकर के 11 साल के बच्चों तक, मतलब पेपर भी आसान आता है, और जो लेवल 2 के बच्चे होते हैं उनका 11 से 14 साल के बच्चों तक के लिए पूछा जाता है। ठीक है। और इसमें फर्स्ट लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी, और गणित और विज्ञान पूछी जाएगी। इसमें जो भी आपका सामाजिक अध्ययन है वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसके अलावा देखो इसमें दिया हुआ है कि जो 6 से 8 तक के गणित और विज्ञान विषय में समान अनुपात में 60% पूछे जाएंगे, मतलब 30% गणित के और 30% विज्ञान के। ठीक है। और सामाजिक अध्ययन विषय में 60% उक्त विषय अनुसार पूछे जाएंगे। आपको पता है कि सामाजिक अध्ययन में जितने भी विषय लगते हैं उनको बराबर अंकों में बांट दिया जाता है। और इसमें दिया हुआ है कि कठिनाई का स्तर है वो 12वीं का रहेगा। तो L1 में तो रहता है 10वीं तक का स्तर, मतलब पेपर आसान आएगा, और लेवल 2 का जो स्तर रहता है वो 12वीं पास का रहता है, जो अपने आप में क्या होता है, हार्ड होता है। तो जो साइको वगैरह जो पढ़ते हैं, जो L1 के जो बच्चे हैं वो 11वीं 12वीं की जो साइको बुक आती है वो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल कौन पढ़ सकते हैं, लेवल 2 वाले। आपको उतनी हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा। ये हो जाती है सिलेबस की बात। परीक्षा कार्यक्रम मैंने बता ही दिया था, 27 को होगी। सुबह वाली पारी 10 से 12:30, शाम वाली 3 से 5:30। तो ये सारी चीज़ें, प्रवेश पत्र के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, और सारी चीज़ें हैं वो जो भी इसमें पूछी जा सकती है वो मैंने बता दी। 5 ऑप्शन वाला नियम है इसमें। ठीक है। ये सारी, अब देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने, ये भी अपने लिए जानना जरूरी है। तो जो सामान्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 60% अंक लाना जरूरी है, चाहे वो टीएसपी का है या नॉन टीएसपी का है। कितने जरूरी है, 60% नंबर आपको लेकर के आने पड़ेंगे जो सामान्य का जो बच्चा है। तो आप कर सकते हो, 150% आते हैं, 60% अगर आप निकालोगे तो 90% करना सामान्य कैटेगरी के बच्चे के लिए जरूरी है। और अनुसूचित जाति जो एसटी के जो बच्चे आते हैं तो उनको 55% करना अनिवार्य है, 55% लेकर के आना है। और टीएसपी एरिया का अगर कोई अनुसूचित जाति का बच्चा है तो उसको केवल 36% नंबर लेके आने। उसके अलावा देखो एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो विद्यार्थी हैं चाहे टीएसपी का है चाहे नॉन टीएसपी का है, इनको केवल लेके आने 55% नंबर। कितने लेकर के आने, 55% नंबर इनको लेके आने। ठीक है। मेरे ख्याल से 83-84 नंबर, या सेफ कहो तो 85 नंबर ले आए तो वो मान्य होगा। पीछे 82 वालों को भी पात्र किया था, क्योंकि 82.5 में किया जाता है, तो 82 वालों को क्या किया था, इन्होंने पात्र करवाया था कोर्ट वगैरह का सिस्टम में जाकर के। तो सामान्य के लिए 60%, 90%,
अनुसूचित जाति जो एसटी है उनको नॉन टीएसपी में तो 55% लाने हैं, लेकिन टीएसपी में केवल 36%। इसके अलावा एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%। और उसके अलावा समस्त श्रेणी की जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक है उनको 50% लाने पड़े। जो विडो है, डिवोर्सी और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 50% मतलब 75% करने राइट करने अनिवार्य है। ठीक है। दिव्यांग श्रेणी के जो कैंडिडेट है नियमानुसार उनको 40% लेके आने हैं। ठीक है। और जो सहरिया जनजाति के व्यक्ति उनको 36% है लेके आने। ये हो जाते हैं आपके लिए कम से कम पर्सन करने आने वाली है। सामान्य के लिए 90, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए आपको लेके आने 83 या 84, क्योंकि पिछले वालों को 82 वालों को किया तो था लेकिन कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे, तो 85% आप मान के चलो। ठीक है। और उसके अलावा जो विडो, डिवोर्सी और महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनको 50% लेकर आने। दिव्यांगों के लिए 40% है और सहरिया के लिए 36% है। ठीक है। तो ये आ जाती हैं सारी चीजें इसमें। अब इसके अलावा देखो, मैंने जितने भी आपको पर्सन जो भी इसमें दिया हुआ है वो सारी चीजें इसमें, एक ये शपथ पत्र भी दिया हुआ है। ठीक है। ये शपथ पत्र भी आपको जो भी मित्र वाला है वो आपसे भरवा लेगा। ठीक है। ये दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं वो पात्रता परीक्षा के लिए जो भी निर्धारित योग्यताएं हैं वो मैंने बता दी है। आवेदन कब करने हैं, योग्यताएं क्या है, सिलेबस क्या है, परीक्षा कब लगेगी, आवेदन में क्या क्या आपको चाहिएगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखो, एक नियम होता है कि L1 की अगर आप पात्रता पास करते हो तो आप L1 के रूप में ही मेंस दे पाओगे आगे, और अगर आप L2 की पात्रता करते हो तो केवल L2 की दे पाओगे। अगर आप L1 आगे देना चाहते हो तो L1 की भी आपको पात्रता पास करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में ये प्रश्न बहुत आते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और उसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी जो बीएड या बीएसटीसी में एडमिशन ले रखा है, कोई भी साल में हो वो रीट दे सकता है, लेकिन मेंस है वो वही दे पाएंगे जिनकी रिजल्ट वगैरह या सरकार कोई अलग से योग्यता निर्धारित कर देती है। जैसे सरकार का नियम होता है, कई बार ये होता है कि सेकेंड ईयर वाले होते हैं वो शामिल हमेशा से किए जाते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि मेंस पहले लग जाता है तो उनका रिजल्ट आ जाता है या डिग्री नहीं आती है, तो वो डिग्री वगैरह की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम में सरकार क्या करती है, संशोधन करके दे देती है और उनको शामिल है वो कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें रहती है, तो वो मायने आपको रखता है, लेकिन पात्रता आपकी मान्य की जाएगी। अगर आप अब कर लेते हो पात्रता तो बाद में आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो पात्रता रहेगी वो आजीवन रहेगी। ठीक है। ये तो बोल ही दिया था शिक्षा मंत्री जी ने। ठीक है। और पिछले वालों जो रीट के बच्चे जो पास है उनको देने की आवश्यकता अब नहीं है। और अगर आप दे भी देते हो और अगर आप फेल होते हो, इस बार ये मान लो फेल हो गए, पिछली बार पास थे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पिछली बार वाले मान्य हो जाएगा। जो सर्टिफिकेट आप देना चाहिए वो मान्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो पात्रता को लेकर थी, और कोई भी अपडेट आपके लिए आते रहेंगे और अपने चैनल पर निश्चित रूप से हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे समय समय पर। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, सभी जगह शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।